हमें मजदूर नहीं बने रहना है। मेरे किसान भाइयों को अब ये जाग जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि भी हमें मजदूर की श्रेणी से बाहर निकल के आना चाहिए। नौकरी में नो करे और व्यापार में करे सो। तो नौकरी में आप कितना भी एफर्ट लगा लो, आप 9 ही कर पाते हो, 10 नहीं कर पाओगे। देखिए अभी फिलहाल हमारे पास मॉरिशस, यूरोप और यूएई में अभी हम काम कर रहे हैं। बेसिक अगर हम बात करें कि कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेरे को एक्सपोर्टर बनने के लिए, जो मैंडेटरी, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय एयर जाते हैं, वो भी नेक्स्ट डे पहुंच जाते हैं। अगर नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं तो बाय सी जाते हैं। तो सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक पूरी डील क्लोज होने में लगभग कितने आदमी इन्वॉल्व होते हैं? और जब एक बल्क ऑर्डर जाता है, जब आपको पता लगता है 20,000 किलो या 40,000 किलो आपका माल जा रहा है, उसमें 5% का कमीशन भी समझिए आपको राजा बना सकता है। सर एक बुक है, शायद आपने भी पढ़ी होगी, रिच डैड एंड पुअर डैड। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बुक है जी। मेरे हिसाब से सबको वो पढ़नी चाहिए। पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं हूँ मैं, बट पढ़ लिख के आदमी बढ़िया नौकर बन सकता है, ठीक, बढ़िया फाउंडर नहीं बन सकता। आज के टाइम में एक टाइम था कि हार्ड वर्क से ही पैसा बनेगा, लेकिन आज शायद वो एल्गोरिदम चेंज हो गया है। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क को बीट कर रहा है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप देख लीजिए, एक सिंगल बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जिसने अपने घर से पैसे लगा के, अपनी बचत के पैसे लगा के कोई भी काम स्टार्ट किया हो। वहाँ से हमने उनसे प्रोडक्ट लेके और सिर्फ मॉरिशस उन्हीं की पार्टी, उन्हीं का ग्रोवर, हमने सिर्फ उन दोनों का मिलाप करवाया है। यहाँ से हमारा वो ना चाहते हुए भी फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। हाउ टू फाइंड योर फर्स्ट बायर, अपना पहला खरीदार कैसे ढूंढे? दिल्ली ट्रेड सर सुना होगा आपने, हमारे यहाँ पे तो जिसको बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, दिल्ली ट्रेड सर हो गया तो बहुत हो गया। बट ये सिर्फ एक ट्रेड फेयर नहीं है, ये हम जैसे बिजनेसमैन या हम जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। 1 लाख बंदे वहाँ पे चले गए, उन 1 लाख में से 1,000 बंदे वहाँ पे मोटिवेट हो गए पूरे तरीके से। उन 1,000 में से 100 बंदे हो गए भाई हाँ बस अब तो करना है। उन 100 बंदों में से 99 बंदे इसको करने के मूड में चलेंगे और सिर्फ एक बंदा होगा जो उसको कर गुजरेगा। हाय गाइस, माई सेल्फ योगी रौनक और हम निकल पड़े हैं एग्री बिजनेस टूर के सफर पर। इस सफर के अंदर हम पूरा देश भर ट्रैवल करेंगे और साल 2025 में आपके लिए लेकर आएंगे 15 सक्सेसफुल एग्री बिजनेस आइडियाज। हर हफ्ते हमारा एक एपिसोड अपलोड होगा और हर एपिसोड में आपको मिलेंगे नए आइडियाज, असली स्ट्रगल और सक्सेस की कहानियां। खेतों से लेकर गांव तक, गांव से लेकर स्टार्टअप तक, इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर जरूर दबाएं। तो हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी। योगेश जी आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद सर, इतने शॉर्ट नोट के ऊपर आपने इस मीटअप के लिए हाँ भरी। अरे सर, आपका फोन आए और हम ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें बुलाया अपने मंच पे। नहीं सर, वेरी ग्लैड टू मीट यू सर। मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले जितनी भी हमारी ऑडियंस है जी, जो पहली बार आपको देख रही है, सुन रही जी है, जी, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि वो जान सके कि मिस्टर अमर सिंह गाल्याण कौन है, जी पर्सनल लाइफ में कौन है और प्रोफेशनल लाइफ में कौन है। जी। पर्सनल लाइफ में तो मैं अमर गाल्याण करनाल हरियाणा से हूँ, ठीक है, और फाउंडर ऑफ इंड ग्लोबल ट्रेड, जो एक लीडिंग एक्सपोर्ट कंपनी है जो हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए पूरे विश्व में अपने इंडिया से एक्सपोर्ट करती है। वाह सर, काफी सराहनीय काम आप कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर। जी, पर चलिए सर सीधा मुद्दे पर आता हूँ। सबसे पहले आज की जनरेशन में लगभग सारे लोग सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। जी, आप ऑलरेडी जॉब करते थे, वेल सिक्योर लाइफ थी। जी, जॉब छोड़ के एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद का काम करना है, तो मेरा सवाल है कि वो एक जो पहला पुश होता है जिसको कि अब नौकरी नहीं करनी है, खुद का करना है, वो किस मोमेंट पर आपकी लाइफ में रियलाइज हुआ? योगेश जी, सरकारी नौकरी हमारे यहाँ थोड़ा सा एक तरह से अगर मैं कहूँ तो हवा बना हुआ है। और हम लोकल्स में तो ऐसे होता है कि भी अगर किसी की सरकारी नौकरी नहीं है तो उसके रिश्ते भी नहीं होते। बिल्कुल सर। तो ये देखने में है, बट एक चीज आज की डेट में जो है वो है ग्रोथ। अगर कहीं से भी आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है। सरकारी नौकरी में था मैं, आपको पता है, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करता था। जब मुझे लगा कि भी हाँ मैं यहाँ से अपने जीवन को अच्छे तरीके से नहीं जी पाऊंगा और अपने फ्यूचर में मुझे लगा कि भी हाँ मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, तो फिर मुझे स्विच ऑन करने के लिए विचार आया कि भी हाँ मुझे अब स्विच ऑन कर जाना चाहिए। उसके बाद फिर हमने ये इंड ग्लोबल ट्रेड की शुरुआत करी। ठीक है सर। तो जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है?
सब कहते हैं कि जॉब में आपकी सिक्योरिटी है, पर मेरे को लगता है कि जॉब एक टेम्परेरी सिक्योरिटी आपको देती है, आज हमारा खर्च चला देगी, लेकिन जब तक आप काम कर रहे हो, 9 से 5 तक ऑफिस में जा रहे हो, तब तक आपके पास पैसा है। जिस दिन आप बुढ़े हो जाओगे, हाथ पैर काम करना बंद कर देगा, फिर आपका पैसा भी रुक जाएगा। जी योगेश जी, बहुत लाजवाब सवाल है आपका। देखिए, कहावत है, नौकरी में 9 करे और व्यापार में करे 100। तो नौकरी में आप कितना भी एफर्ट लगा लो, आप 9 ही कर पाते हो, 10 नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें टाइम बाउंडेशन है। 9 से 5 आपने करना है, तो 9 से 5 आपने करना है। उसके बाद आप अपने लिए अपनी जिंदगी जियोगे, अपने परिवार के साथ रहोगे। और व्यापार में अगर हम जाएंगे, तो व्यापार में जितना आपके अंदर एफर्ट है, आप जितना उस व्यापार के अंदर डालते जाएंगे, आप उतना ही ज्यादा ग्रो करते जाएंगे। ठीक है सर। एक रिटायरमेंट की एज होती है, रिटायरमेंट की एज से पहले आप इतना पर्याप्त व्यापार अगर है आपके पास, तो इतना पर्याप्त कमा लेंगे कि आपको अपनी लाइफ पूरी सेटल करने में, अपने बच्चों की लाइफ सेटल करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो नौकरी सिर्फ आपके अपने लिए है, और व्यापार अगर है तो आपकी पुश्तों से पुश्तें आगे चलती रहेंगी। वो व्यापार आपका उनको ग्रोथ, उनकी सेटलमेंट लाइफ की बहुत बेहतरीन करके देगा। सिर्फ एक नौकरी एक जरिया, एक ढर्रा जो बना हुआ है, जो लोगों की धारणा बनी हुई है कि हाँ नौकरी से ही सब कुछ होता है, नौकरी अगर है तो बंदा सेटल है, वो धारणा तभी टूटेगी जब लोगों को पता लगेगा कि हाँ नौकरी के अलावा जो पुश्तैनी काम हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, उसमें भी आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। तो सर, कितने साल का आपका जॉब एक्सपीरियंस था सर? सर, राम जी का वनवास 14 साल में पूरा हो गया था। मैंने 14 साल और लगभग 1.5 महीने के आसपास जॉब की, उसके बाद मैंने छोड़ दी। तो सर, घर वालों ने कुछ सपोर्ट किया या? अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप। ऐसा होता है कि भी हाँ, सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं और सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए आपको कोई एक सिंगल बंदा भी आपको प्रेरित करे, नहीं, बिल्कुल उल्टा चलते हैं। मुझे मेरे घर से सिर्फ मेरी मम्मी से सपोर्ट मिली, उसके बाद फिर मैंने अपनी वाइफ को कन्विंस किया, बच्चों को अपनी फेवर में लिया। जब इनकी यस होगी, फिर मुझे दुनिया की परवाह नहीं थी। लोग कुछ भी कहें, मुझे स्विच करना है तो अब करना है। जिससे भी बात की, धीरे पता लगा, हमारे रिश्तेदारों को पता लगा धीरे धीरे, तो रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हुए, सरकारी नौकरी कोई छोड़ता है क्या? दोस्तों के फोन आए, नौकरी मिलती नहीं है और तू छोड़ने की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगा तो कि भी हाँ, वो नहीं कह रहे हैं, बट मैं अपना माइंड सेट कर चुका था कि भी हाँ, अब मुझे मूव ऑन होना है। तो फिर हमने नौकरी छोड़ के और बिजनेस करने का फैसला कर लिया। शायद लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते जी बिल्कुल, कहते हैं अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। तो हमने जी बिल्कुल 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 हमने सबसे पहले अपनी नौकरी का त्याग कर दिया, उसके बाद फिर बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है सर। सर, मेरा एक सवाल ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है? अगर किसी आम आदमी को ये बात समझानी है तो आसान भाषा में इसको कैसे समझाया जाए? देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सिंपल सरल भाषा में आयात और निर्यात कहते हैं। अगर हमारे यहाँ पे किसी चीज की बहुतायत पैदावार बहुत अच्छी है और कोई कंट्री हमारी, कोई देश ऐसा है कि जहाँ पे वो चीज पैदा नहीं होती, तो वो हमसे उस चीज को मंगाते हैं, वो हम यहाँ से उसको निर्यात करते हैं और वो इस चीज को आयात करते हैं। तो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इस चीज को बोलते हैं। अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है, हमारे देश में वो चीज नहीं है और हमें बाहर से मिल रही है या बाहर से सस्ती मिल रही है, तो भी हम उस चीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सरल भाषा में अगर हम कहें तो वस्तुओं का आदान प्रदान या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसे अगर हमें जरूरत है तो हम दूसरों से ले लें और दूसरे को जरूरत है तो वो हमसे ले लें। ठीक है सर। ये सवाल सर मैंने इसलिए किया क्योंकि एक धारणा बनी हुई है समाज में कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो लाखों करोड़ों का खर्च होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे, कंपनी बनानी पड़ेगी। मीन्स एक मिनिमम अगर कोई बिगिनर लेवल से स्टार्ट करता है तो कितनी इन्वेस्टमेंट से वी आर रेडी टू गो, हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं? सर देखिए, इन्वेस्टमेंट किसी काम के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ एक प्रॉपर माइंडसेट की आपको जरूरत होती है। अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि भी हमें काम करना है, तो अपने आप वो हो जाएगा। पैसे अगर आप 10,000 आपके पास हैं, 10 किसी से आ जाएंगे, 20,000 को रिश्तेदार दे जाएगा, ये काम है। वो अगर आप मन में ठान लें कि हमने ये करना है, तो वो काम आपका कंटिन्यूटी में आ जाएगा, वो चलता रहेगा। इसके लिए कुछ भी ऐसी प्रॉपर फंडिंग नहीं है कि भी हाँ हमें 50 लाख चाहिएंगे, 1 करोड़ चाहिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। सब चीज मार्केट में अरेंज हो जाती है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप देख लीजिए, एक सिंगल बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जिसने अपने घर से पैसे लगा के, अपनी बचत के पैसे लगा के कोई भी काम स्टार्ट किया हो। एक साधारण सिंपल सरल आम आदमी की बात करें तो एक आम आदमी के पास अगर 2 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की अगर बचत है उसके पास और उसके मन में विचार आएगा कि मुझे कुछ काम करना है, तो ज्यादा से ज्यादा एक बड़ी करियाने की दुकान खोल के बैठ जाएगा वो। बिल्कुल।
और उस करियाने की दुकान में हमारे यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो आपको पता है कि भी हाँ हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों ने रिश्तेदारों ने सामान ले लिया, वो उधार में चला गया, 2 4 6 महीने 1 साल बाद वो हाथ जोड़ के अपने घर बैठ जाएगा कि भी अब मेरा काम हो गया। उस बचत खाते से अगर आप सोचे कि भी हाँ बचत के पैसे से कुछ काम करेंगे तो यहाँ तक ही आप चल सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारी सरकार बहुत हेल्प करती है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। ठीक है। तो इन सभी सुविधाओं का फायदा उठाएं, लाभ उठाएं। आप सिर्फ एक निष्ठा और पक्का दृढ़ निश्चय आपका मन में अगर है तो आप इस चीज को कर सकते हैं। पैसों की नहीं, माइंडसेट की आवश्यकता है। मतलब आज के टाइम में एक टाइम था कि हार्डवर्क से ही पैसा बनेगा, लेकिन आज शायद वो एल्गोरिदम चेंज हो गया है, स्मार्ट वर्क हार्डवर्क को बीट कर रहा है। सर्वधारणा है, हमारी मजदूर श्रेणी सच में बहुत मेहनत करती है और अगर सिर्फ हार्ड वर्क से अगर पैसा बनता होता तो हमारी मजदूर श्रेणी सबसे ज्यादा ऊपर होती। बिल्कुल सर। हार्ड वर्क का समय जा चुका है, अब स्मार्ट वर्क का समय है। हाँ जी सर। जो सही समय पे सही निर्णय लेके और सही दिशा में अपने प्रयास को आगे चलाता है वो कामयाब हो जाता है। बिल्कुल सर जी। सर एक बुक है, शायद आपने भी पढ़ी होगी, रिच डैड एंड पुअर डैड। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बुक है जी, मेरे हिसाब से सबको वो पढ़नी चाहिए। तो मेरा जो माइंड सेट फाइनली जो चेंज हुआ था, जो मेरा अल्टीमेट पुश फैक्टर था, वो शायद वो किताब थी। उसको देख के ऐसे हुआ कि भाई हम सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और उस बुक में बताया गया कि आप पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। हाँ, अपने आप को आप ऐसा स्टेब्लिश करो कि आपके लिए पैसा काम करे, पैसे से पैसा कमाए और वो आपकी बचत बने। और जो लगभग 90% लोग हैं वो सारे इसी रेट रेस का जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सब समझदार लोग हैं। हाँ जी। और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब समझदार बनिए। कब तक इस ढर्रे पर जीते रहेंगे? इससे बाहर निकलिए, इससे आगे बहुत जिंदगी, बहुत दुनिया, बहुत बड़ा सर्कल है जिसे आपको जानना चाहिए। और आपने अपने व्यापार को और नए नए तरीके रोजगार के कहाँ से हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, कहाँ से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, बहुत बहुत सारे हैं। आपको सिर्फ एक निजात करने की जरूरत है कि आपने किस प्रोडक्ट, किस लाइन में कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर हम एजुकेशन बैकग्राउंड से और कोई जॉब नहीं करे, कोई तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अब हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं हूं मैं, बट पढ़ लिख के आदमी बढ़िया नौकर बन सकता है, ठीक, बढ़िया फाउंडर नहीं बन सकता। बढ़िया फाउंडर जब बनेगा अगर उसके अंदर काम को करने की क्षमता होगी। क्षमता और समझदारी, एजुकेशन अलग अलग चीज है। क्षमता होती है कि भी हाँ मेरे अंदर कैपेसिटी है काम करने की, ठीक है। समझदारी होती है मुझे वो नॉलेज होनी चाहिए काम करने की। और एजुकेशन अलग चीज है, वो काम किस तरीके से करना है उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। एजुकेशन होना, एजुकेशन तो देखो पढ़े लिखे लोग हमें तनख्वाह पे मिल जाएंगे। हाँ जी। हम किसी को भी 25-30 हजार रुपए देखेंगे, वो हमारे पास काम करने के लिए आ जाएगा। जो टेक्निकल अगर हमने काम करवाना तो टेक्निकल काम करने के लिए हमारे पास वर्कर मिल जाएंगे हमें। बट जो काम करने का जज्बा है, जुनून है, वो एक फाउंडर को ही आ सकता है। और मैं कहता हूं हर एक बंदे को फाउंडर बनना चाहिए, ना कि नौकर। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं खुद सर अभी तक मैंने किसी एपिसोड में ये विजन डिस्कस नहीं किया कि हमारे किसान दरबार का विजन क्या है। एक्चुअल में एक रेट रेस चल रही है एजुकेशन की तरफ। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि एक रेट रेस चल रही है फार्मर्स के बीच में। आज बड़ी से बड़ी कंपनियां आप उठा लो, हर कोई ना कोई अपनी प्रोडक्ट, अपनी कोई चीज किसानों को बेच रहा है, चाहे वो सीड हो, फर्टिलाइजर हो या टेक्नोलॉजी। जी जी बिल्कुल। और बदले में किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जी, मतलब जो ये थिंकिंग है इसको बदलना जरूरी है। किसान कब तक प्रोडक्शन तक ही सीमित रहेगा? सर वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं, वो हमारी फसलों में जहर ज्यादा से ज्यादा घोलने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। देखिए जिस चीज की हम तरफ अब बढ़ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, विदेश हैं, अब इस चीजों से बच रहा है वो। बिल्कुल, वो पूरी कोशिश करता है जितना ज्यादा ऑर्गेनिक की तरफ जा सके हम। और हमारे यहाँ पे हमारे देश के किसान जो हैं वो उल्टा चल रहे हैं। हाँ। वो सिर्फ अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उन्हें ये नहीं पता ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कितना खतरनाक है। अब देखिए आप हमारे देश में ही कैंसर केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब हम सबको पता है, हम समझदार बने हुए हैं, प्लास्टिक से कैंसर होता है, एल्यूमिनियम से कैंसर होता है। अरे मेरे भाई, जो पेस्टिसाइड आप खेतों में यूज कर रहे हैं उनसे भी कैंसर होता है। और सही में अगर मैं बात करूं तो उनसे ही कैंसर होता है। कोई फसल, कोई फल ऐसा नहीं है, यहां तक के फूलों में भी, जो जिसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे ना होता हो। नहीं सर, वो बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ बिल्कुल कि भाई पेस्टिसाइड फ्री हमें चीजें यूज करनी चाहिए। मैं खुद हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस रहता हूँ। बट यहाँ जो बड़ा टारगेट है कि फार्मर्स की आज लैंड होल्डिंग कम हो गई है और हमें साथ ही साथ उनकी इनकम का बढ़ाने का भी ध्यान देना है। जी।
और सारी कंपनी किसान को केवल प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ लगा रही है। जो आपने बताया वो फाउंडर माइंडसेट लाना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि किसान अगर पैदा कर सकता है तो ग्रेडिंग सॉर्टिंग भी कर सकता है, पैकेजिंग भी कर सकता है, प्रोसेसिंग भी कर सकता है और अपनी ब्रांड बना के एक्सपोर्ट भी कर सकता जी है। देखिए, मैं खुद एक किसान हूँ और मैं हर किसान को अपनी तरह समझता हूँ कि हर किसान को अपने एक जो उसका पैटर्न बना हुआ है, पुश्तैनी बना हुआ है कि हम बस ये करेंगे, इतनी फसल हम पैदा करेंगे, एक गेहूं लगानी है हमें, एक जीरी लगानी है हमें, इन 2 चीजें ही करनी है। इन ढर्रे से बाहर निकलिए। बहुत हैं हमारे सर्कल में जिनसे हम सामान लेते हैं, वो किसान भी हैं जो घर में मशरूम उगाते हैं, वो किसान भी हैं जो सिर्फ एलोवेरा से लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं, वो किसान भी हैं जो मोरिंगा पाउडर बना के और वो पैसा कमा रहे हैं। अपनी खुद की प्रोडक्शन है उनकी। बहुत किसान मैं जानता हूं जो मेरे पर्सनल हमारे सर्कल में है, अपनी प्रोडक्शन करते हैं, खुद की उनकी ग्राइंडिंग होती है, खुद पैकेजिंग करके और हम उनका माल भेजते हैं। तो पैसे कमाना आना चाहिए। सिर्फ एक प्रोडक्शन करके या आप समझे खेती करके वो तो मजदूर भी कर लेगा। हमें मजदूर नहीं बने रहना है। मेरे किसान भाइयों को अब ये जाग जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि भी हमें मजदूर की श्रेणी से बाहर निकल के आना चाहिए। हम बहुत बड़े लेवल पे हैं और हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। एक किसान ही है जो सबको खाने के लिए अनाज और ये सारी चीजें मुहैया कराता है। तो अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। किसान एक फाउंडर है, पैदाइशी है, उसे सिर्फ जागने की जरूरत, मार्केटिंग पे काम करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी भाई आज इस एपिसोड को देखने के लिए आए हैं, उनके पास चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर कमोडिटी या तो उनके पास खुद की है, या अगर किसी के पास प्रोडक्ट खुद का नहीं भी है तो वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को इस एपिसोड के बाद उसके बेसिक इतने क्लियर हो जाएं कि वो बिगिनर लेवल पे स्टार्ट कर सकता है, अपनी कोई भी चीज दूसरे देश तक भेज सकता है। जी बिल्कुल। आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर किसी को अपने प्रोडक्शन को बाहर भेजने में किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिएगी, हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। उनके मन में कोई संशय है कि भी हाँ हमारा प्रोडक्ट बाहर भेजना चाहिए हमें और हम भेज नहीं सकते, वो काम भी हम करेंगे। आप हमें बताइए आपका क्या प्रोडक्ट है। आपका प्रोडक्ट अगर होगा भेजने लायक, देखिए गलत चीज की हम सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। आपके प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड इतने हैं, उसमें इतने ज्यादा आपने केमिकल्स डाल रखे हैं, तो वो सैंपल फेल हो जाएगा, तो उस चीज को हम सपोर्ट नहीं करते। अगर आपके प्रोडक्ट वाकई ही अच्छा है और आप भेजना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और आपको सही जरिया सही माध्यम नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हम बैठे हैं। कोई मेरा भाई अगर काम करना स्टार्ट चाहे, वो हमें किसी प्रकार किसी टाइम भी किसी तरह की भी जानकारी या किसी तरह की सपोर्ट अगर उसको करनी हो तो हम तैयार हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है, हाउ टू फाइंड अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट कैसे ढूंढे, किस चीज को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहेगा, किस चीज को एक्सपोर्ट करना ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा आसान है, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। जी सर, प्रोडक्ट फाइंड करना एक ये वैसे तो रिसर्च का विषय है, बट एक सरल भाषा में आम आदमी को मैं समझा दूं। प्रोडक्ट जो भी हमारे पास हम उसको उगा रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम उसको पैकिंग कर रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये तो प्रोडक्ट वो हुआ जो हमें इजीली अवेलेबल हुआ। एक प्रोडक्ट होता है कि भी हाँ हम थोड़ा सा इससे ऊपर निकलें, हम मार्केट सर्वे करें, किस कंट्री में हमें प्रोडक्ट भेजना है, वहां उधर सर्वे करें, उधर किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, तो हम वहां से प्रोडक्ट सेलेक्ट करके फिर उसे उसके मैन्युफैक्चर या उसके ग्रोवर के पास हम जाएं जो उसे ग्रो करता है, फिर वहां उनसे टाई अप करके और उस माल को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपके प्रोडक्ट लोकली और इजीली आपके पास अवेलेबल हो, वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है आपका एक्सपोर्ट करने के लिए। सर एक मैं ये सुन रहा था कि आप क्या बेचना चाहते हो उससे ज्यादा मैटर करता है कि अगले वाला बंदा क्या खरीदना चाहता है। बिल्कुल। तो जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है, डिमांड क्या है दूसरी कंट्रीज में, मैं इंडिया में बैठे बैठे कैसे रिसर्च कर सकता हूं उसके ऊपर? सर ये बिल्कुल सही सवाल है आपका, क्योंकि देखिए अगर मैं आज अपनी कंपनी में जैकेट्स बनाता हूं, मेरी जैकेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब मेरा सेम प्रोडक्शन है, अब मेरी कंपनी वही माल जम्मू कश्मीर में भी बेचती है, वही प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर वाला महाराष्ट्र में भी बेचती है। अब जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है, आपको पता है, महाराष्ट्र समुद्र का एरिया है सारा, वहां पे ट्रॉपिकल वैसी तरीके की ठंड होती ही नहीं है कि भी उन्हें एक जैकेट की जरूरत पड़े जो जम्मू कश्मीर के लोग डालते हैं। बिल्कुल सर। तो ये जरूर पता होना चाहिए बंदे को कि भी हाँ मेरे प्रोडक्ट की नीड कहाँ पे है। तो ये रिसर्च का विषय है। काफी तरीके के पोर्टल होते हैं जिन पे हम इसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे अमेजोन
इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स का पोर्टल होता है, उस पर आप जा सकते हैं। ट्रेड पोर्टल्स होते हैं, उन पे आप रिसर्च कर सकते हैं। या आज तो हमारे पास एआई टेक्नोलॉजी है। एआई टेक्नोलॉजी से भी हम किसी भी कंट्री के पर्टिकुलर किसी भी एरिया में किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है वो हमें बहुत इजीली पता लग सकती है। अच्छा, तो आज जी बिल्कुल, आज की डेट में तो मुश्किल है ही नहीं कि भी हम कहीं भी बैठे देश के, प्रदेश के, विदेश के किसी भी कोने में किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है या किसकी कम है, 1 सेकंड में पता लगा सकते हैं। कहने का मतलब है इंटरनेट की तरफ तो जाना पड़ेगा एक बार हमको। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी होनी चाहिए, हाँ जी, थोड़ा सा आपको एडवांस होना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि भी हाँ सोचें कि भी हाँ बिना एडवांसमेंट के काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज सब एआई का जमाना है। तो सर आपने जो अपने करियर की शुरुआत की थी वो की थी आई गेस कीड़ा जड़ी एक प्रोडक्ट है। जी 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो मेरा ये सवाल आपसे, जी कीड़ा जड़ी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। जी कुछ लोग पेरिशेबल आइटम में डील करते हैं, फ्रूट्स में डील करते हैं, वेजिटेबल्स में डील जी करते जी हैं। जी तो ये क्या आपकी प्लान्ड स्ट्रेटजी थी कि मेरे को फिनिश्ड प्रोडक्ट में ही जाना है, पेरिशेबल में रिस्क ज्यादा है? जी इसके पीछे की स्टोरी क्या है? नहीं सर, एक्चुअल में कीड़ा जड़ी मेरा खुद का प्रोडक्ट नहीं था। कीड़ा जड़ी एक मेरे कॉन्टैक्ट थे, मेरे कॉन्टैक्ट में किसी का फोन आया था जब मैं काम स्टार्ट किया था। ठीक है। तो उनका फोन आया था कि एक हमारे ग्रोवर हैं राजस्थान से, बाद में तो हमारे बहुत क्लोज मित्र बन गए वो, ठीक है। कि उनका प्रोडक्ट है और उनका प्रोडक्ट मॉरिशस भेजना चाहते हैं वो। उनके पास मॉरिशस की कोई पार्टी है, तो आपने वो प्रोडक्ट बाहर भेजना है उनका। ओके सर। तो उन कॉन्टैक्ट से मैंने उनसे संपर्क किया। हमारे राकेश भाई हैं जो राजस्थान हनुमानगढ़ में इसकी ग्रोइंग करते हैं, कीड़ा जड़ी की, जो लैब ग्रोन प्रोडक्ट होता है। उनका फोन आया, फिर हमने उनसे संपर्क किया, फिर उनके मॉरिशस पार्टी है उनसे संपर्क किया, फिर हमने उनके बीच में सिर्फ एक ब्रिज का काम किया है। वहां से हमने उनसे प्रोडक्ट लेके और सिर्फ मॉरिशस उन्हीं की पार्टी, उन्हीं का ग्रोवर, हमने सिर्फ उन दोनों का मिलाप करवाया है। यहां से हमारा वो ना चाहते हुए भी फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। अच्छा सर। और फिनिश्ड प्रोडक्ट वो हमारा मैं अगर कहूं तो आपको पेरिशेबल प्रोडक्ट्स भी उतना ही फायदेमंद है जितना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय एयर जाते हैं, वो भी नेक्स्ट डे पहुंच जाते हैं। अगर नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं तो वो बाय सी जाते हैं, बिकॉज वो बल्क में जाते हैं, उनके खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए वो सी से जाते हैं। वो लगभग 1 से 1.5 महीने में पहुंचते हैं। तो पेरिशेबल हो या नॉन पेरिशेबल हो, आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की और फैमिली की ग्रोथ होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर मैं, हमारे यहाँ जो अखाड़े होते हैं, पहलवान होते हैं जी, वहां पर मैंने देखा कि जितने भी ये पहलवान है वो कीड़ा जड़ी को कंज्यूम करते हैं एज ए एनर्जी सप्लीमेंट कह जी। लो। तो क्या प्रोडक्ट है सर ये? क्या ये नेचुरल प्रोडक्ट है या इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं? बहुत से फायदे हैं इसके। कीड़ा जड़ी की अगर हम बात करें तो ये आपके ब्लड लेवल को कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में, आपको एनर्जी देने में, जो आप कहते हैं 40 के बाद के भी हाँ बंदे की एनर्जी कम हो गई है, एनर्जी को इम्प्रूव करने में, स्टेमिना इम्प्रूव करने में, इवन के कैंसर के बिफोर कीमो और आफ्टर कीमो में भी बहुत बेनिफिशियल चीज है ये। और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये सिर्फ डायरेक्ट एक हर्ब है जिसे हम ड्राइड करके और उसके बाद उसे पैक करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो सर इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो केवल इंडिया में ही होती है, फॉरेन कंट्रीज में भी? सर हम इंडियंस मतलब इस चीज के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे वेदों में भी लिखा है कि भी हाँ हमारा इंडिया जो है टॉप है ये जड़ी बूटियां उगाने में। हमारे यहाँ बहुत सी जड़ी बूटियां हमारे पर्वतों पर, पहाड़ों पर, इवन के खेतों में भी अगर आप बात करें तो आपके अगर बड़े बूढ़े बता पाए तो आपको हमारे पूर्वजों को ने बताया, हमें जैसे आगे पता लगता है कि भी काफी जड़ी बूटियां हमारे खेतों में, हमारे बागों में, जंगलों में बहुत मिलती हैं। हनुमान जी वो संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो सिर्फ हर लक्ष्मण जी के प्राण ही सीधे बचा दिए थे उन्होंने। सही बात है सर जी। तो इस चीज में हम धनवान रहे हैं, हम वाकई में पूरे विश्व में टॉप पर हैं कि हमारे यहाँ बहुत सी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, उनमें से ये कीड़ा जड़ी भी है। तो सर एक मेरा सवाल है कि कितनी चीजें हम एग्रीकल्चर में जो आज एक्सपोर्ट कर सकते हैं? सर एग्रो प्रोडक्ट्स हमारे पास, हमारा देश जो है इतने विभिन्न प्रकार के वातावरण और टेम्परेचर हमारे यहाँ पे, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ऐसा होता है कि भी हाँ टेम्परेचर बहुत है। हमारे यहाँ हर तरीके का टेम्परेचर हमारे एक इकलौते देश में है। तो हमारे यहाँ पे हर चीज जो बाहर देश मंगा सकते हैं, हमारी हर चीज यहाँ पे पैदा होती है। तेल, तिलहन, अनाज, इतने अनाज हमारे यहाँ पैदा होते हैं कि अलग अलग कई कंट्रीज मिला के तब वो हमारे अनाजों का कंपैरिजन कर पाते हैं।
तो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए हर कमोडिटी, हर चीज जो भी आपके पास, आपके खेतों में उगती है, आपके आसपास पेड़ों पे पाई जाती है, हर एक चीज का एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको उस कंट्री के इंपोर्ट कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि किस कंट्री में इसकी इंपोर्ट कैपेसिटी है, आपका हर प्रोडक्ट बेच सकते हो आप। स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि किस कंट्री ने अपने क्या क्या स्टैंडर्ड रेगुलेशन बना रखे हैं। हमारे सारे अनाज बिकते हैं, हमारे देश का, हमारा मसाला पूरे विश्व प्रसिद्ध है, हमारे देश के मसाले पूरे विश्व में चलते हैं, हमारे देश के ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा जाते हैं, हमारे देश से जड़ी बूटियां दुनिया भर की जाती हैं, फीड सप्लीमेंट्स, एनर्जी सप्लीमेंट्स, शिलाजीत, अश्वगंधा, मोरिंगा पाउडर। एक वीडियो देखिए, हम गोबर तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज के दिन। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी यूएई में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम हैं काउडंग के, बिकॉज उनको पता है कि भी हमारे काउडंग के अंदर इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। वो पाम ट्रीज उगाते हैं और पाम ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वो उनके लिए समझे कि भी अमृत है उन पाम ट्रीज के लिए हमारे इंडियन काउडंग्स। तो हमारे साथ डायरेक्ट उन्होंने अभी टाई अप किया है, कई हजार टन का जो वो डायरेक्ट हमसे इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो अपनी खेती में यूज कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें पता है रेगिस्तान में, रेत में पाम ट्रीज जो हरियाली है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे काउडंग से ही पॉसिबल है। अदरवाइज केमिकल या कुछ ऐसी चीज नहीं है जो वहां पे रेत में कोई भी हरियाली उगा सके। मैं भी एक सुभाष पालेकर जी का इंटरव्यू पढ़ रहा था जी, कि वो जो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट इंडिया ने लाया है, खासकर सुभाष पालेकर जी लेकर आए जी, हैं। जी जी बिल्कुल, ये फॉरेन कंट्रीज में कामयाब नहीं हुआ और सर्वे में पाया गया इसके पीछे का जो कारण है, हमारी गौ माता का जो गोबर है उसके अंदर पोषक तत्व ज्यादा है कंपेयर टू फॉरेन की जितनी भी गायें हैं। मतलब सीधा सा कहने का ये है कि दूध तो कोई भी ले सकता है, बट ऐसा गोबर कहीं भी नहीं मिल सकता जैसा इंडिया में है। बिल्कुल सर। जी सर, इनिशियली मेरे को लगता था कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास खुद की कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, जब हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे तभी हम एक्सपोर्ट में जा पाएंगे। बट शायद हम किसी दूसरे सप्लायर से भी माल उठा के अपनी ब्रांडिंग से उसको सेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लग सकता है सर, मुझे भी ऐसा ही लगता था। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है हर प्रोडक्ट हमारा खुद का होना चाहिए, हर प्रोडक्ट हम खुद ग्रो करें, हर प्रोडक्ट हम खुद पैक करें, ये जरूरी नहीं है। मर्चेंट एक्सपोर्टर डील कर सकते हैं हम। एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, आपका प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचना चाहते हैं, किसी इंपोर्टर को जरूरत है, किसी कंट्री में हम वो प्रोडक्ट की नीड आ रही है हमें और हम एक्सपोर्टर हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को अपने माध्यम से उस देश में भेज सकते हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर डील कर सकते हैं हम, एक कॉन्ट्रैक्ट हम पैकेजिंग करवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं हम। किसी कोई मैन्युफैक्चर है उस प्रोडक्ट का या कोई ग्रोअर है उस चीज का, कोई एग्रो प्रोडक्ट्स है तो वो आप उगा रहे हैं, तो हम आपके साथ टाई अप करके अपने ब्रांड से आपके पास से अपनी चीज बनवा के और हम खुद एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपका हुआ, बेच हम रहे हैं, अपना ब्रांड बना के बेच सकते हैं उसको। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर जी। और मर्चेंट एक्सपोर्टर? मर्चेंट एक्सपोर्टर हो गया, आप अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड कोई बना के बैठे हैं, आपके उस प्रोडक्ट की किसी कंट्री में नीड है, ठीक है, तो मैं वो प्रोडक्ट आपका अपने माध्यम से उस कंट्री में भेज दूं। ये हो गया मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो उसमें मतलब आपकी ब्रांडिंग कुछ नहीं है, मेरे नाम से ही वो प्रोडक्ट, सिर्फ मैं आपका एक्सपोर्टर हूँ। एज ए एक्सपोर्टर मेरा रोल है उसमें, सिर्फ आपके एक्सपोर्टर के तौर पे मैं आपका प्रोडक्ट वो बाहर बेचूंगा। आपके और मेरे बीच में क्या रूल्स और रेगुलेशंस तय होंगे वो एक बैठ के बात करने का विषय है। कमीशन फिर भी एवरेज कितना कमीशन रहता है जनरली? जो भी आएगा इसमें वो वेरी करेगा शायद, अच्छा नहीं बहुत अच्छे पैसे बना सकता है इस फील्ड में। ठीक है सर जी। 5% से लेके और 300% तक का मार्जिन डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वेरी आप इसमें कमा सकते हैं। और जब एक बल्क ऑर्डर जाता है, जब आपको पता लगता है 20,000 किलो या 40,000 किलो आपका माल जा रहा है, उसमें 5% का कमीशन भी समझिए आपको राजा बना सकता है। वो कितना कॉस्टली वो प्रोडक्ट है? जी जी बिल्कुल। किस नीश में आप डील कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, एक सिंपल अगर एक कीड़ा जड़ी अगर हम लेके चलें, कीड़ा जड़ी एक मान लीजिए आम से हमें 1500 रुपए की मिल जाती है, उसमें 300 रुपए के हम लॉजिस्टिक लगा लेते हैं, 200 रुपए के हम उस पर कस्टम ड्यूटी और बाकी टैक्स इंश्योरेंस वगैरह लगा लेते हैं, तो टोटल कॉस्टिंग होगी इसकी 2000 रुपए। अब ये 2000 रुपए की टोटल कॉस्टिंग जब हमारी 3500 और 4000 रुपए की बिकती है, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भी हाँ आप कितने जल्दी और कितना पैसा बना सकते हैं। मतलब आपको 100% रिटर्न होगी लगभग। जी बिल्कुल, आप ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 100% मार्जिन एक प्रोडक्ट सिंगल, अभी हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसी में आपको आ सकता है। आपको सिर्फ इस चीज को दृढ़ निश्चय करके सिर्फ इस मार्केट में उतरना है। कहने का मतलब है, मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आसान भाषा में समझाया जाए,
अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं मैंगो एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, जी तो उसके लिए मेरे पास खुद का बाग होना जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर में जो मेन हब है रत्नागिरी, वहाँ की अल्फोंसो वैरायटी काफी फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे विश्व वहाँ में के फेमस है। किसानों से मैं टाई अप करूंगा, अपना बायर ढूंढूंगा और क्वालिटी चेक करके मैं सीधा एक्सपोर्ट करूंगा अपने नाम। बिल्कुल, देखिए सर, हमारे किसान भी चाहते हैं कि भी हमारे प्रोडक्ट के अच्छे दाम मिले। हाँ जी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टाइम उन्हें कनेक्ट करना है। बस उनसे आपने पूछना है कि आप मार्जिन कमाना चाहते हैं। कौन ऐसा होगा जो आपको मना करेगा? जब उनको पता है एक चीज उनकी 22 रुपए 20 रुपए किलो बिक रही है, हाँ और वो चीज उनकी 25 रुपए में अगर आप खरीदे हैं और 5 रुपए उन्हें अगर 1 किलो पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वो भाग के आपके साथ आएंगे। आप उस 25 रुपए की चीज को 50 रुपए आपकी जा रही है, तो आपको भी फायदा है, हमारे किसान भाइयों को भी फायदा है, और वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो आप देख लीजिए कि भी हाँ, खुद भी पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल सर। पर सर आपकी क्या रहेगी कि खुद प्रोडक्शन करना फिर उसको एक्सपोर्ट करना, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है कि आपका मोस्ट ऑफ द वर्क तो प्रोडक्शन के टाइम जा रहा है, उस चीज को तैयार भी करना है, क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए भी बायर भी ढूंढने, तो शायद कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। सर कॉम्प्लिकेशन, देखिए हर चीज में कॉम्प्लिकेशंस तो कुछ ना कुछ तो होती हैं। हाँ। यहाँ पे जब बाकी मैं एक बेसिक तौर पे जिसने भी स्टार्टअप करना है, स्टार्टर के लिए यही कहना चाहूंगा कि भी वो स्टार्ट करें किसी एक्स पार्टी से। आप सिर्फ एक्सपोर्टर डील करें, किसी का प्रोडक्ट आप अपने द्वारा बाहर बेचना शुरू करें। ठीक। उसके बाद फिर आप अपना ब्रांड बना के खुद की प्रोडक्शन यूनिट लगा के फिर आपके पास स्टाफ हो जाएगा। आप अपना मैनेजमेंट के लिए अलग स्टाफ रखें, आपका जो सारा बाहर पेपर वर्क देख ले, आपकी फैक्ट्री संभाल ले, सुपरवाइजर आपका अलग है, तो उसमें फिर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस इस प्रकार की नहीं आएंगे कि सारा बर्डन आपके ऊपर है। अगर आपके पास प्रॉपर स्टाफ रहेगा तो आपको सिर्फ एक ग्रो करने की जरूरत है। जहां पे आप ग्रोइंग जैसे आपकी स्टार्ट होगी, आपकी ग्रोइंग स्टार्ट होते ही आपके पास स्टाफ ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद आप प्रोडक्शन में और इसमें पैकेजिंग में सब में आप खुद कर सकते हैं। मतलब पहले दूसरे के प्रोडक्ट से मार्केटिंग क्रैक कर लो स्टार्टिंग के तौर पर। जी, मेरी पर्सनल राय है ये। प्रॉपर पैकेजिंग सीख लो कि हमारा सप्लायर कैसे पैकेजिंग कर रहा है, फिर वो खुद धीरे धीरे अपनी यूनिट लगाना स्टार्ट कर। जी, इनके साथ साथ आपको नॉर्म्स भी पता होना चाहिए कि भी किस कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ के नॉर्म्स क्या क्या हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशन वहाँ पे जरूरी है। ये सारी चीजें जब पता हो जाएंगी हमें, फिर उसके बाद हम इजीली प्रोडक्शन में जा सकते हैं। प्लीज, जैसे एक वर्ड होता है IEC, ये क्या होता है सर? सर IEC बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, जो एक्सपोर्ट कंपनी का स्टार्ट करने के लिए एक बेसिक सी नीड होती है। ठीक है। कोई भी अगर आपने कंपनी स्टार्ट करनी है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तो IEC मैंडेटरी है। IEC कोड आपको मिलेगा तभी आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाएंगे। तो सर ठीक है सर, आपने बेसिक अगर हम बात करें कि कितने डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे को एक्सपोर्टर बनने के लिए जो मैंडेटरी? सर एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, MCA में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपने आपको। MCA रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कंपनी का पैन नंबर लेना पड़ेगा, अपना TIN नंबर लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद कंपनी का GST नंबर लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। देखिए बेसिक सी फॉर्मेलिटीज हैं, ये आपको पूरी करनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं फूड प्रोडक्ट्स में जाने के लिए, तो उसके लिए हमें FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा, ISO सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी हमें, APEDA सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी हमें, और कुछ कंट्रीज में हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो ये सर्टिफिकेशन तो है, जैसे आप इसमें उतरेंगे तो आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा। जो भी सर्टिफिकेशन है ये बेसिक आपको पूरी करने पड़ेंगे। बाकी बेसिकली जो फर्म रजिस्ट्रेशन और ये कंपनी करंट अकाउंट और GST नंबर, ये बेसिक सी चीजें हैं। ये आपका CA, किसी से भी आप CA से मिलेंगे तो वो आपको सारी चीजें बना के दे देगा। तो सर कितने टाइप की कंपनीज होती हैं, जैसे अभी आपने बताया? जी, अगर मेरे को एक्सपोर्टर बनना है तो कौन सी कंपनी मेरे को रजिस्टर करानी चाहिए? जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, कुछ और कंपनीज होती है। इस चीज के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन अलग चीज है, और एक्सपोर्ट आप अपने लेवल पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप में भी। बट कंपनी फॉर्मेशन होती है जैसे सिंगल सोल प्रोप्राइटर अगर आप हो, अकेले आप मालिक हो और आप अपने नाम से कंपनी रजिस्टर्ड कराओगे तो प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड होगी। उसके बाद आती है पार्टनरशिप फर्म, जो 2 बंदे मिलकर पार्टनरशिप में और अपने कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उसके बाद होती है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म। उसके ऊपर होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो बड़े लेवल की कंपनी होती है। तो इसके लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप पार्टनरशिप फर्म में हो, आप LLP हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, आप अपना एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर इसमें डिफरेंस क्या है कि मेरे को अकेले स्टार्ट करनी चाहिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप आप बता रहे हैं, या LLP के साथ जाना चाहिए? किसमें बेनिफिट है? सर देखिए, सोल प्रोप्राइटर की बात है
तो इसका एक लिमिटेड दायरा होता है काम करने का कि भी इतने टर्नओवर के या इस दायरे तक ये काम कर सकती है। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड का ये बड़े लेवल की कंपनी होती हैं, ये बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। यहाँ तक अगर आप पहुंचते हैं तो ये काफी पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है आपको, कई पार्टनर्स इकट्ठे साथ आकर उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाते हैं, तो उसमें क्राइटेरिया लिमिटेशंस उसकी बढ़ जाती हैं। आपने कौन सी कर रखी है सर ये? सर हमारी लिमिटेड लायबिलिटी फर्म है जो LLP जिसको बोलते हैं, जिसमें 2 पार्टनर होते हैं? जी हम 2 पार्टनर्स हैं, मैं और मेरी वाइफ। ठीक है सर जी। सर आने से पहले यहाँ मैं एक डाटा पढ़ रहा था जी कि हम करीब 150 लाख टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं जी करीब 40 लाख टन हमारा पल्सीज का इंपोर्ट है जी और फ्रेश फ्रूट्स के अंदर भी 6 से 7 लाख टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं जी कहने को आज ग्रीन रेवोल्यूशन को करीब 70 साल हो चुके हैं जी हम आत्मनिर्भर भारत कहे जाते हैं सारे पॉलिटिशियन के द्वारा जी लेकिन स्टिल हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले में नियरली डबल है जी। चाइना का कंप्लीट डोमिनेंस एक्सपोर्ट में, इंडिया एक्सपोर्ट में इतना पीछे क्यों है, कहाँ कमी है? देखिए एक्सपोर्ट में पीछे नहीं है भारत। अभी हमने 2024 में 823 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और 2023 में हमने 778 करोड़ डॉलर का काम किया था। ये पीछे नहीं कह सकते इसे हम। इस फील्ड में हमारी पॉपुलेशन का टोटल 2.8% से 3.5% पर्सन इन्वॉल्व है। ठीक। हमारी एक्सपोर्ट इस फील्ड में कोई उतरना नहीं चाहता, इसलिए हम एक्सपोर्ट में अभी पीछे, आपको जो कह रहे हैं आप, अभी हम पीछे हैं। एक्सपोर्ट नंबर्स की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी मात्रा है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट हमारे बंदे ही कम है, हमारे पॉपुलेशन इतनी कम है कि जो एक्सपोर्ट्स में आना चाहती है ये आई हुई है। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि भी हाँ उनके बंदे ज्यादा इस चीज में काम कर रहे हैं, हमारे पॉपुलेशन इस फील्ड में कम काम कर रही है, तो आपको इस हिसाब से कह सकते हैं। अदरवाइज हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है और हर साल ग्रोइंग रेशियो में है, हर साल बढ़ रहा है हमारा एक्सपोर्ट, मतलब एक स्टेडी ग्रोथ हो रही है इसके। जी बिल्कुल सर मेरे को लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, जी, जैसा आपने पहले भी इसका जिक्र किया था कि हमारा भारत देश एक इकलौता ऐसा देश है जिसमें एक ही देश के अंदर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन पाई जाती है। बिल्कुल। हिमाचल में सेब की खेती हो रही है जी, नासिक महाराष्ट्र के प्याज फेमस है, दरभंगा बिहार का लीची फेमस है जी। साउथ में चले जाओ केरला में कोकोनट की खेती हो रही है, कोकोनट खेती हो रही है, उनका चावल काफी अच्छा है, हाँ मोटा चावल जो होता है। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है क्योंकि क्लाइमेटिक वेदर हर टाइप का हमारे बिल्कुल पास। बिल्कुल। तो अगर यहाँ जो यंग जनरेशन है, यूथ है, एक्सपोर्ट को खासकर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में अपना करियर सोचता है तो शायद अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, काफी अच्छे उनके पास सुनहरा अवसर है ये कि भी हाँ वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, जिसको आज लोगों ने पिछड़ा समझ दिया है, पिछड़ा ना समझकर उसमें मौके ढूंढे और उसे एक्सप्लोर करे बाहर, वहां पे उस फील्ड में उतरे, उसे काम स्टार्ट करे, वहां पे मेहनत करे थोड़ी सी, और बहुत ही अच्छा मार्जिन वो इस फील्ड में कमा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक पूरी डील क्लोज होने में लगभग कितने आदमी इन्वॉल्व होते हैं? देखिए सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक तो आपको एक्सपोर्टर होता है जो जैसे हम बैठे हैं, ट्रेडर हो गया आप। जी, ट्रेडर हो गए हम जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इसमें लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा हाथ है, ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम बोलते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर काम करते हैं इसमें, वो ट्रांसपोर्टेशन इसकी यहाँ से और आगे फॉरेन तक और फॉरेन में इंपोर्टर की डेस्टिनेशन तक, लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। लॉजिस्टिक के लिए कोई एजेंट होता है क्या? लॉजिस्टिक्स जी, ये फ्रेट फॉरवर्डर फर्म्स होती हैं, ये कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, जो हम एक तरह से सिर्फ ये मान लीजिए आप ट्रांसपोर्टेशन का तरीके का काम करती हैं। ठीक है। हमने यहाँ से अगर प्रोडक्ट बेचना है कोई अपना, तो वो हमारी डेस्टिनेशन से प्रोडक्ट उठा के लेके जाएंगी, फिर जहाँ पे हमारा पोर्ट है हमारे पोर्ट पे पहुंचाएंगी। पोर्ट के बाद जब वो सारा सामान शेल में शिफ्ट होगा, मतलब शिप में शिफ्ट होगा, शिप में शिफ्ट होने से बाद वो अदर कंट्री पोर्ट पे पहुंचेंगी, अदर कंट्री पोर्ट में पहुंचने के बाद वो इंपोर्टर की डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगी। ये होते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। इनके साथ ही एक CHA होता है जो हमारे कस्टम्स में डील करते हैं। CHA फर्म्स होती है हमारी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस, ये सारे सर्टिफिकेशन, और अगर कोई सर्टिफिकेशन की किसी कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, वहां सर्टिफिकेशन की नीड है, तो ये सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह वो प्रोवाइड कराते हैं। तो ये समझिए एक इंश्योरेंस कंपनी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हर कंसाइनमेंट, जो भी आप कंसाइनमेंट भेजते हैं, हर कंसाइनमेंट इंश्योर्ड होता है। ठीक है। क्योंकि हादसे नहीं पता कहाँ हो जाते हैं, कई बार होता है क्लाइमेटिक हादसे हो जाते हैं कि भी हाँ एकदम से शिप आपका जा रहा है और मौसम चेंज हो गया रास्ते में, तो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इंश्योरेंस हो गया, CHA हो गया, फ्रेट फॉरवर्डर हो गया, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, ये चीज होते हैं जो मेनली इस चीज में डील करती हैं।
अगर हम इस चीज को, किसी भी डील को अगर उधारी में, क्रेडिट में अगर हम डील करते हैं, तो फिर इसके अंदर बैंक का बहुत मेन रोल आ जाता है, क्योंकि उधारी वो पर्सन टू पर्सन ना होके हम बैंक टू बैंक उधारी चलती है। अच्छा, यहाँ के बैंक से और वहां के जी, हम अपने बैंक को कांटेक्ट करते हैं, हमारा बैंक इंपोर्टर के बैंक को कांटेक्ट करता है, तो वो बैंक टू बैंक उधारी हो जाती है। जब हमारा माल वहां पहुंच गया, हमारी पेमेंट बैंक ने हमारे बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दी, उसके बाद हमने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, उस सामान के बिलिंग वगैरह सब उनके पास भेज दिया हमने, उसके बाद हमारा बैंक हमें पेमेंट रिलीज कर देगा। मतलब फ्रॉड होने का चांस कम हो जाता है। फ्रॉड होने का चांसेस सर, अगर बंदा सतर्क है, समझदार है, पूरी जानकारी है, तो फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, देखिए बाकी फ्रॉडस्टर्स हर जगह, हर फील्ड में चलते रहते हैं, आपको सिर्फ बचने की जरूरत होती है, उनसे समझदारी से काम करना होता है। कोशिश ये कीजिए आप कि भी अगर आप डील कर रहे हैं तो आपकी एडवांस में डील हो, एडवांस में डील ना होके तब भी आप बैंक टू बैंक डील कीजिए। डायरेक्ट किसी पर्सन से कॉन्टेक्ट ना करके किसी बंदे को, किसी कंपनी को उधारी मत दीजिए, बैंक टू बैंक डील कीजिए, आप फ्रॉडस्टर से बच जाएंगे। तो सर एक मैंने देखा है कि कुछ लोग जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में खासकर डीलिंग करते हैं, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, वो अपने कंटेनर भेजते हैं जी, किसी स्पेसिफिक बायर को सेल ना करके वो ओपन मंडीज में सेल करते हैं जी, जैसे दुबई की आलवीर मार्केट में खासकर ये जी, होता जी, है। जी, तो उसके अंदर पेमेंट वगैरह का कैसा सीन रहता है कि वहां एडवांस चलता है या कैसे पेमेंट? सर ये चीज होती है, देखिए कहीं से भी अगर आप माल भेज रहे हैं तो अदर कंट्री में आपका इंपोर्टर जरूर होगा, बिना इंपोर्टर के आप वहां पे माल नहीं उतार सकते। ये होता है इसमें, जैसे हम यहाँ पे एक्सपोर्टर हैं और हम अपनी कंपनी ही वहां पे बना के उस कंपनी में वहीं पे इंपोर्ट कर लें, ठीक है, तो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, हमारा रोल खत्म। उसके बाद जो हमारी कंपनी का हेड वहां पे बैठा है, जो इंपोर्टर डील करेगा, वो इंपोर्टर एज ए इंपोर्टर हमारा माल वहां पे उतरवा लिया उसने। उसके बाद फिर वहां से लोकल मंडी शुरू हो जाती है, जैसे हम लोकल ट्रेड करते हैं वहां से फिर वो उसका काम है, वो लोकल ट्रेड वहां से करता है। हमारी पेमेंट, अगर हमारी ही कंपनी है तो फिर हम माल बेच के ही अपनी कीमत पूरी करेंगे, ठीक है। अदरवाइज तो हमारा रोल सिर्फ इतना है, हमने प्रोडक्ट भेज दिया, इंपोर्टर ने हमारे पास पैसे भेज दिए, हमारा काम खत्म, ठीक है। बट अगर हम खुद ही इंपोर्ट भी खुद कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट करने के बाद वहां पे लोकल ट्रेड मार्केट, लोकल मंडी में माल बेच के उसके बाद अपना पैसा पूरा करते हैं। ठीक है सर। तो सर अब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस एपिसोड का, जिसके लिए ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, हाउ टू फाइंड योर फर्स्ट बायर, अपना पहला खरीदार कैसे ढूंढे, इंडिया में रहकर हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बाहर के लोगों से, ऑनलाइन में हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं, ऑफलाइन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? सर देखिए, जब कोई भी आपने फर्म बनाई है, आप कंपनी बना रहे हैं, तो उस कंपनी को आपने, आजकल डिजिटल का टाइम है, तो आपने डिजिटल रजिस्टर्ड कराना है कंपनी को, ठीक है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन आगे हो गया आपकी, आपने कंपनी की वेबसाइट बना ली, आपने अमेजोन पोर्टल पे अपने आप को ऐड ऑन कर लिया, अलीबाबा पोर्टल पे अपने आप को ऐड ऑन कर लिया, और जो भी इंटरनेशनल पोर्टल्स हैं, ट्रेड पोर्टल्स हैं, उन पे अपने आप को लिस्ट कर लिया आपने। तो जब जैसे हमें इंपोर्टर की जरूरत है तो इंपोर्टर को भी एक्सपोर्टर की नीड है। बिल्कुल सर। तो जब भी ये तालमेल सही बैठ जाएगा, आपके और मेरे टर्म्स मैच कर जाएंगे, तो हमें इंपोर्टर मिल गया और आपको एक्सपोर्टर मिल गया, तो हमारा काम चल जाएगा। बाकी ये चीज जो मेनली है, आपके वो वेबसाइट के थ्रू भी आ सकते हैं, ठीक है। आपकी जो एडवर्टीजमेंट चल रही है, मल्टीमीडिया, आजकल मल्टीमीडिया का जमाना है, काफी ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन पे आपके कंपनी का प्रचार हो रहा है, वहां से भी आपको कोई कांटेक्ट कर सकता है। तो कांटेक्ट करता है तो आपकी वेबसाइट विजिट करता है, आपकी वेबसाइट विजिट करने के बाद उसे आपके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाती है। उसके बाद अगर वो आपको वेरीफाई करना चाहता है तो फिर वो आपको एक्सपोर्टर मार्क ट्रेड्स पे आपको फाइंड आउट कर सकता है। एक्सपोर्टर वहां पे अगर आप लिस्टेड हैं तो वो उसका ट्रस्ट वहां से आपका बनना स्टार्ट हो जाता है कि भाई हाँ, ये वैल्यूएबल और ट्रस्टेबल एक्सपोर्टर है जो हमारा शर्ते हमारा प्रोडक्ट हमें भेज सकता है। तो वहां से फिर वो आपको सर्च कर लेगा, या आप उसे फॉलो करो या वो आपको फॉलो करे, तो वहां से डील हो जाएगी आपकी। ठीक है सर। ऑनलाइन में हो गई ये। ऑफलाइन में जैसे ये होते कुछ एग्जीबिशन वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल फेयर। जी बिल्कुल। ऑफलाइन में सर अगर आपको बात करें तो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होते हैं। जैसे आप दिल्ली ट्रेड फेयर सुना होगा आपने, हमारे यहाँ पे तो जिसको बहुत बड़ी चीज मानते हैं, दिल्ली ट्रेड फेयर हो गया तो बहुत हो गया, बट ये सिर्फ एक ट्रेड फेयर नहीं है, ये हम जैसे
बिजनेसमैन या हम जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। आप जितनी भी फेयर्स होती हैं, इंटरनेशनल फेयर्स होती हैं, आपको जहाँ से हमें जैसे APEDA से पता लगता है, जो हमारी APEDA है या इंडियन ट्रेड काउंसिल है या हमारे जो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल है, वहां से पता लगता है हमें। जहाँ पे ट्रेड फेयर है वहां पे आप जाइए, अपनी स्टॉल लगाइए, कुछ एक नॉमिनल सी फीस होती है, वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, आप अपने बारे में बताइए, जो भी आपके पास आपके क्वेरी के लिए आता है आप उन्हें अपनी डिटेल्स बताइए, अपनी कंपनी का विजिटिंग कार्ड दीजिए, अपनी फर्म का एड्रेस दीजिए, अपनी वेबसाइट का एड्रेस दीजिए उन्हें। अगर वो आपको इंटरेस्टेड होंगे, जब भी वो आपको कॉल करेंगे, जरूरी नहीं है कि भी आपको वो साथ के साथ ही ऑर्डर दे दें, बट ये होगा कि भी हाँ एटलीस्ट उन्हें पता लगेगा कि भी हाँ आप भी मार्केट में हो, जो आप ये सर्विसेज या ये फूड प्रोडक्ट्स या प्रोवाइड कराते हैं। तो वो आपको जब भी विजिट करें आप उनको अच्छे से अटेंड कीजिए, उनको अपने बारे में सारे बताइए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा बताइए, फिर उसके बाद जब टर्म्स पे बात हो जाए आपकी, उसके बाद आप डील कीजिए। शायद एग्जीबिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहां हर कंट्री के लोग आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, देश विदेश से दुनिया आती है, आपके बारे में पता लगता है। हो सकता है कि हाँ आप उस कंट्री में डील ना करने की सोच रहे हो और तब भी आपके पास वहां से भी इंपोर्टर निकला है, ये चांस की बात होती है, बट आपको अपने तरीके से अपना 100% उस फेयर में देना है। आप अपना 100% दीजिए, इंपोर्टर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम इस बेशक से एक बार हमारे कुछ पैसे इसके अंदर खर्च हो, बट एक बार अगर बायर मिल जाता तो फिर वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आपके ऊपर ट्रस्ट बनना चाहिए अगले को, ये पता लगना चाहिए कि भी हाँ ये हमारी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग चलेगा आपको, बशर्ते आप उसको कभी भी चीट करने की मंशा से बिजनेस ना करें। ठीक है सर। और जैसे एग्रीकल्चर के लिए अगर कोई किसान भाई है जो जानना चाहता है कि कैसे में पता चलेगा कि ट्रेड फेयर कब होंगे, कितनी तारीख को होंगे, तो अपेडा आपने बताया एक प्लेटफॉर्म जी है। वो एग्रीकल्चर, जितने भी मेरे भाई एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, एपेडा उनके लिए बेस्ट चीज है, जहां से उन्हें प्रॉपर डिटेलिंग, प्रॉपर जानकारी मिलती रहेंगी कि कहाँ पे हमारा एग्जीबिशन लगने पड़ा है, किस जगह लगने वाला है, किस जगह हमारी फेयर्स लगेगी। वो अपने आप जाइए और वहां पे जानकारी लीजिए, अपना प्रोडक्ट दिखाइए। अगर वो उनके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा है तो अपनी सर्विसेज, अगर आपके पास कोई अच्छी है तो आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए। कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट अगर आपके पास है जो आप उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, आप वहां पे दिखाइए, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अपेडा के अंदर एक्सपोर्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है क्या सर? जी सर, हमारे भारत सरकार हमारी एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये हमारी पोर्टल है, एक इंडियन ट्रेड काउंसिल है, ये प्रमोट करते हैं। हमारी भारत सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट को। ठीक है। आप सिर्फ एक बार सरकारी पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए, उसके बाद हमारी सरकार आपको पूरा सपोर्ट करेगी तन मन और धन से। ठीक है सर। आपको सिर्फ वहां जुड़ना है एक बार। ठीक है सर। सर एक हमारा हमेशा विजन रहता है कि जितने भी भाई हमारा एपिसोड देखें जी, कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म से मिसगाइड होके ना जाए कि भाई हमारी एक वीडियो के चक्कर में कोई लाइफ का गलत डिसीजन ना ले ले। जी। हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी रखे, मिसगाइड ना करे, सही इंफॉर्मेशन ही उनको मिले। तो किस माइंडसेट के लोग ही इस बिजनेस के अंदर आए, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उनको आ सकती है, थोड़ा यहाँ भी ध्यान डाल दीजिए, क्योंकि बढ़िया बढ़िया बातें तो हो जाती हैं हर बिजनेस की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते समय जो चैलेंजेस आते हैं फिर वो सोचता कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखिए सर, बिल्कुल सही बात कही है आपने कि लोग किसी भी सेमिनार अगर कोई होता है तो उसमें 1 लाख बंदा चला गया वहां पे। हाँ जी। 1 लाख बंदे वहां पे चले गए, उन 1 लाख में से 1000 बंदे वहां पे मोटिवेट हो गए पूरे तरीके से। ठीक है। उन 1000 में से बंदों ने सोचा कि भैया हम ये काम करेंगे। उन 1000 में से 100 बंदे हो गए भाई हाँ बस अब तो करना है। ठीक है। उन 100 बंदों में से 99 बंदे इसको करने के मूड में चलेंगे और सिर्फ एक बंदा होगा जो उसको कर गुजरेगा। तो सबसे पहले आपके अंदर ये पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी धारणा होनी चाहिए, पक्का होना चाहिए कि भी आपको ये काम करना है, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। बिल्कुल सर। नहीं तो सोचने वाले और इसको करेंगे हम या हम उससे पूछेंगे, ये धारणा रहेगी तो फिर आप बहुत मुश्किल है कि भी आप उसको कर पाएंगे। तो सर मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि आपने कितनी कंट्रीज में डील कर रहे हैं और कीड़ा जड़ी के अलावा कौन कौन से एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं जिनके अंदर आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं, फ्यूचर में किन प्रोडक्ट को ऐड करने की सोच रहे हैं? जी देखिए, अभी फिलहाल हमारे पास मॉरिशस, यूरोप और यूएई में अभी हम काम कर रहे हैं, और साउथ अफ्रीका में हमारा अभी बात चल रही है, तो अगर वो फाइनल हो जाता है तो वो भी एक कंट्री हो जाएगी हमारे पास। और
कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो अभी हमारे मसाले जाते हैं गार्लियांस के ब्रांड नेम से, हमारे दालें जाती हैं, हमारे अनाज जाते हैं, चावल जाते हैं, हमारे हर्बल में एलोवेरा जाता है और मोरिंगा पाउडर जाता है, एक कीड़ा जड़ी मशरूम जाता है। और अभी हम आगे फ्यूचर में अभी हमने अपनी वेबसाइट में स्पेशल कॉलम डाला है एज पर इम्पोर्टर नीड, आपको कुछ भी चाहिए हम वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। अभी रिसेंट हमारे पास एक ऑर्डर आया था जो लेडीज वेयरेबल, जैसे लेडीज जुत्ती जिसको बोलते हैं हम, इमिटेशन ज्वेलरी थी और मेहंदी थी, हमारी हर्बल मेहंदी, ये थे हमारे पास। डिमांड आई, हमने वो भी फुलफिल की है। हम किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करने में सक्षम है। हम उस जगह बैठे हैं जहां पे हर चीज आपके पास अवेलेबल है, हम हर चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते नीड आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है जी। तो सर थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमारे साथ शेयर करेंगे कि दर्शकों को थोड़ा सा आइडिया हो कि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितने रहते हैं। सपोज कोई एक्स प्रोडक्ट ले लीजिए या कीड़ा जड़ी ले लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है इसकी? सर कीड़ा जड़ी में मैंने बताया आपको, अब मान लीजिए 1500 रुपए की हमें कीड़ा जड़ी मिलती है। ठीक है सर। उसमें 300 रुपए आप लॉजिस्टिक्स वगैरह जोड़ लीजिए, 200 रुपए की आप उस पे कस्टम ड्यूटी वगैरह और इंश्योरेंस वगैरह जोड़ लीजिए, लगभग आपको 2000 रुपए की पड़ती है। ये 3500 से 4000 रुपए की आपकी ये बिकती है, सेल होती है। जी। इंडिया में किस रेट पे सेल होती है सर ये? सर इंडिया में हमारे पास यहाँ पे लोग, जिसके पास कोई भी चीज बहुतायत में अगर होगी तो वो उसको इस चीज की वैल्यू नहीं होगी। हमारे यहाँ पे पब्लिक इस चीज की तरफ इतनी अवेयर नहीं है। हमारे यहाँ पे फीड सप्लीमेंट और हैं, पैक्ड फूड है, वो तो खा लेंगे, बट नेचुरल जो हमारे पास प्रोडक्ट हर्ब्स हैं, जो हमारी जड़ी है, हमारी बूटी है, उसकी तरफ हमारे लोग अब जाके कुछ चले हैं, बट बाकी इतने फिर भी उसके प्रति जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है। इंडिया में हमारे पास ये प्रोडक्ट 2500 रुपए की बिकता है, जो हमें 2000 रुपए का पड़ता है। ठीक है, मतलब 500 रुपए सेविंग आती है। 500 नहीं सर, इसमें लॉजिस्टिक्स भी नहीं लगता हमारा। ठीक है। और साथ में कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं देनी है, हमें सिर्फ जीएसटी देना है। ठीक है। इसमें 1500 में लेके जीएसटी काट के, और ये 2500 रुपए की हमारी बिकती है। मतलब 1000 रुपए बच जाते हैं लगभग इसमें। जी, लगभग आप कह सकते हैं 1000 रुपए का मार्जिन। और बाहर जाते हैं तो कितने बच रहे हैं इसमें? सर बाहर लगभग अगर आप जाते हैं जी 1500 रुपए आपका, 1500 से 2000 आप इसमें कमा सकते हैं। तो सर मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है इतना ज्यादा ऑर्डर, जितना ऑर्डर का साइज बाहर रहेगा वो इंडिया में नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इंडिया में हमारे इंडियंस इस चीज के प्रति इतने जागरूक नहीं है अभी। ठीक है। ठीक है। हेल्थ अवेयर अब होने लगे हैं लोग, इतने ज्यादा नहीं है। इसका एवरेज साइज क्या रहता है सर ऑर्डर का? सर इसका एवरेज साइज जैसे होता है, ये एक पैकेट, एक डब्बी होती है जो 30 ग्राम की होती है, जिसका मंथली पूरी डोज होती है, एक पाउच पर डे। ठीक है। ये 30 पाउच का पूरा एक डोज होता है जो एक डब्बी होती है। और जब हमारे पास अभी जो हम ऑर्डर लेते हैं वो लगभग 300 डब्बी, 500 डब्बी, 1000 डब्बी तक का ऑर्डर आता है हमारे पास। अभी इससे बड़ा ऑर्डर अभी हमारे पास नहीं आया है। ठीक है सर। फ्यूचर में बाकी हम कामना करते हैं कि 10,000 डब्बी का भी ऑर्डर आए हमारे पास। तो सर इसका और रेपिटेशन साइज मतलब कि मंथली बेसिस पे रहता है कि? सर रेपिटेशन देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, एक डब्बी है, 30 पाउच है, मंथली डोज है वो आपकी। ठीक है। हर मंथ में वो रिपीट होना है। ठीक है। अगर आप भी आज लेके गए हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा, आप 101% उसको पूरे मंथ के बाद रिपीट करेंगे। ठीक है। तो रिपीट, हर प्रोडक्ट हमारा रिपीट प्रोडक्ट है सर, जो ऑटोमेटिक रिपीट होगा ही होगा। आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि कौन लोग एक्सपोर्ट में आए और कौन ना आए? सर देखिए, जिसको पैसा कमाने की इच्छा है, अपने परिवार को अच्छी ग्रोथ देना चाहता है, हाँ जी, अपने पारिवारिक स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहता है, वो इसमें 100 के 100% आए। सर एक इसमें ये भी फैक्टर कि हर सभी लोगों के पास फुल टाइम अवेलेबल नहीं है। सर जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। क्या करना है अपने फुल टाइम का, इसमें ये नौकरी थोड़ी है सर आपकी। हाँ जी। नौकरी में और व्यापार में यही फर्क है सर। व्यापार में आप अपनी इच्छा अनुसार अपने मन मुताबिक इसमें समय दीजिए। कोई जरूरत नहीं है आपको कि रोज आप आइए ऑफिस में बैठिए और उसके बाद अपना सारा दिन यहाँ खपाइए, उसके बाद अपने घर जाइए। ये तो सर नौकरी में कर ही रहे हैं, नौकरी की जरूरत नहीं है। व्यापार में ये है, आप फोन पे सिर्फ कॉन्टैक्ट कीजिए, मार्केट में एक्सप्लोर कीजिए, इंपोर्टर्स को रीच कीजिए, आप मेल कीजिए, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कीजिए। मुश्किल से आप घंटा 2 घंटा दीजिए। अगर वहां से आपका एक इंपोर्टर, मैं नहीं कहता कि भी हाँ पहले दिन आपके पास इंपोर्टर निकल के आएगा। हाँ जी, हाँ जी।
आपके पास 1 दिन में नहीं हो रहा है, 2 दिन में नहीं हो रहा है, 10 दिन में नहीं हो रहा है, आपने डेली के 2 घंटे लगाने हैं। ठीक है। 2 घंटे लगा के आपके पास सिंगल इंपोर्टर आ गया, आपका कोटा पूरा। रिपीटिशन में बता रहा हूं, ऑटोमेटिक आपके पास आएगी, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक इंपोर्टर जो जुड़ा हुआ है, जब आपको लगे कि आपका अभी इतने से भी काम नहीं चल रहा और ज्यादा चाहिए हमें, तो नेक्स्ट इंपोर्टर को दोबारा फिर सर्च करिए। मतलब साइड बिजनेस भी इसको किया जा सकता है। 100 के 100% साइड बिजनेस भी किया जा सकता है सर। ठीक है सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। जी, धन्यवाद। नई चीजें सीखने को मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे समाज को जागरूक कर रहे हैं और इनके अंदर इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं ठीक कि हम इस एग्रीकल्चर, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के लेवल को भी कहाँ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सर, ये हमारे दर्शकों को सबको पता होना चाहिए। ठीक है सर। तो किसान भाइयों, सभी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, हम लगातार नए नए लोगों से मिल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बदले में आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अपना प्यार दिखाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहे और आगे आपके लिए और अच्छे गेस्ट ला सके। तो धन्यवाद किसान साथियों, जय जवान जय किसान। धन्यवाद भाइयों।